यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो तैयारी अपनी करनी स्टार्ट करें, सीटेट 2024 की हम तैयारी करें। जनवरी में जो आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसमें जो क्लास आपकी है, इस क्लास 6 की हम साइंस की जो एनसीईआरटी है उसे चैप्टर वाइज हम डिस्कस करें। चैप्टर वाइज आपका जो है डिस्कस इसमें किया जा रहा है। जो जो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट आपको करने हैं, वही पॉइंट आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैप्टर 6 की जो साइंस है, इसके हम 7 चैप्टर ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 8वां चैप्टर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। शरीर में गति, तो जो बॉडी है उसमें जो गति होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 7 चैप्टर जो है ऑलरेडी आपके डिस्कस हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले कि सारे जो चैप्टर है वो आपको मिल जाएंगे। तो सारे चैप्टर आपको जो है प्लेलिस्ट में आपको मिलते चले जाएंगे क्लास 6 के साइंस के बारे में। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर 8 हमारा है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8वां है, जो शरीर में गति है। तो आपकी जो बॉडी में जो गति होती है उसके बारे में ये चैप्टर है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चैप्टर की जो पहला पॉइंट है हमारा, शरीर में जो गति है उसकी ओर बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा शरीर में गति। तो जो शरीर है, जो बॉडी है, उसमें जो गति होती है, तो गति के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा, यानी समय समय पर जैसे आप बिल्कुल क्या हो, शांत बैठो, तो अपने जो शरीर, आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, उसमें जो गति हो रही है उसका जो अनुभव है उसको आपको करना है, उसे फील करना है। जो गतियों का जो अनुभव आपको करना है, तो क्या करना है? सबसे पहले समय समय पर, पहला पॉइंट है समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होगे। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, जो आपकी आंखें, जो आपकी आंखों की जो पलकें होती है उसको क्या करते हो आप? झपकाते हो। दूसरा है ये भी क्या, आपके शरीर में जो गति हो रही है, मूवमेंट आपकी हो रही है। दूसरा है दूसरा जो पॉइंट है, श्वास, यानी सांस लेते समय जब आप सांस लेते हो तो अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। फिर क्या करना है आपको? जो गति हो रही है उसका आपको प्रेक्षण करना है उसका, यानी जो शरीर में जब आप सांस छोड़ते हो तो उससे जो सांस छोड़ते टाइम जो प्रेक्षण हो रहा है, वो आपको देखना है। तीसरा पॉइंट है, हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी है वो निरंतर चलती रहती है। निरंतर यानी अपने आप से, ऑटोमेटिक आपकी है कि खुद से ही वो चलती रहती है। तो सांस लेना, छोड़ना, ये सब, यानी आंखें जब आप पलके झपाते तो कुछ जो एक्टिविटी होती है वो निरंतर चलती रहती है। चौथा, यानी उसके जो उदाहरण, यानी सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। यानी अगर आप एक जगह बैठे हो, खड़े हो, फिर भी जो आपकी बॉडी है उसका कोई ना कोई जो भाग होगा वो एक्टिविटी करेगा, कोई ना कोई गति करता रहेगा। तो आप कहीं पर भी आप खड़े रहो, बैठ जाओ, तो आपकी बॉडी एक्टिविटी करता रहेगा। तो शरीर में जो गति हो रही है वो ऑटोमेटिक आपकी होती रहती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो। तो आप जो है वो एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर जाते हो तो ये भी क्या है, गति आपकी हो रही है शरीर में। नेक्स्ट पॉइंट है, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हो। आप जब उठकर, यानी जो टीचर आपके होते हैं क्लासरूम में, जो टीचर होता है, अध्यापक होते हैं, जब आप उसके पास जाते हो तो उठकर ही तो जाते हो, वो भी एक एक्टिविटी हो रही है, वो भी गति हो रही है। कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हो, यानी क्लास के बाद क्या करते हो आप? जो विद्यालय, जो आपका स्कूल है, उसके मैदान में, जो आपका जहाँ पर आप खेलते हो तो वहाँ पर आप जाते हो। अथवा विद्यालय के बाद अपने घर भी आते हो। तो विद्यालय खत्म होने के बाद, जब विद्यालय का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद आप अपने घर भी आते हो, ये भी एक गति हो रही है। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चल कर आते हैं। कैसे चल कर आते हो? यानी चल कर आप आते हो। अगला पॉइंट है, आप चल कर, दौड़ कर या कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो। तो ये क्या, और इस शरीर में गति, तो इसमें जो एक्टिविटी आपकी है ये आपकी हो रही है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट जो है अगला। चलिए जंतु जो है वो एक स्थान से दूसरे पर जो स्थान है उससे कैसे गमन करता है? जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं? तो कैसे गमन करते हैं जंतु, या आपके जंतु होगा तो जंतु में क्या लिया? सबसे पहले जो जंतु है इसमें गाय लिया, मनुष्य और सांप इसमें रखा है। गमन में प्रयुक्त होने वाला जो अंग, जो भाग इनका गमन करता है, जो जंतु कैसे गमन करते हैं? तो पहला तो जो गाय है, गाय के क्या होते हैं? गाय जो है, जो गाय होती है
तो जो काऊ होती है उसके जो पैर होते हैं, जो टांगे होती है, वो क्या करते हैं, चलती है। तो वो क्या पैरों से चलती है, गाय आपने देखा होगा पैरों से चलती है। उसी तरह जो मनुष्य है वो भी पैर से चलता है। किससे, यानी पैर से अपना चलता है। तो गमन क्या कर रहा है, यानी इसमें जो अंग है वो पैर है, और वो कैसे गमन करता है, चलता है या चलकर वो आता जाता है। इसी तरह जो सांप है, जो स्नेक होते हैं, जो सांप होते हैं, वो उनका पूरा शरीर यानी जो संपूर्ण शरीर होता है, पूरा जो शरीर होता है उनका, वो रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं, वो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। यानी जो अपना शरीर है, पूरा जो उनका शरीर होता है उसको रेंग कर वो आगे बढ़ते हैं, रेंग कर ही वो चलते हैं। तो इसमें जो आपने देखा यानी जो शरीर। इसी तरह जो पक्षी होते हैं, जो पक्षी होते हैं उनका पैर और पंख। पक्षी अगर आप इसमें ले लेते हैं जंतु में, तो पक्षी अगर आपने एनिमल लिया तो पक्षी कैसा होता है, पक्षी जो होता है वो पैर या पंख से, उनका जो अंग है वो पैर या पंख जो होता है वो चलता है। यानी वो क्या करते हैं, चलकर, यानी जो उड़कर चलते हैं। तो उसके पैर और पंख इसमें कार्य करते हैं। चलकर भी हो गया और उड़कर भी आपका होगा। इसी तरह जो कीट है, वो कीट का भी पैर होती है, स्किन होती है, तो वो भी चलकर या फिर जो आपका रेंग कर चलते हैं। मछली है, मछली तैर कर चलती है, तो उसके जो पंख होते हैं मछली के, वे तैरते हैं। तो इसी तरह तो है इसमें जो गमन किया गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जंतु हैं वो कैसे आते जाते हैं, किस तरह वो गमन करते हैं, ये आपको बताया गया। ये टेबल इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी। चलिए नेक्स्ट आगे है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार वो गमन करते हैं। तो वो चलकर, टहलकर या दौड़कर या उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि से जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ ढंग उनके हैं। किस प्रकार में, कोई चलकर जाता है, कोई टहलकर जाता है, जैसे अभी आपने टेबल में देखा, कोई दौड़कर, कोई उड़कर, कोई छलांग मारकर, कोई रेंगकर या फिर कोई तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में बहुत अधिक क्या है, विविधता है। तो सब जंतु जो है अलग अलग तरीके से अपना जाते हैं, कोई तैरकर, कोई दौड़कर, कोई छलांग मारकर, कोई चलकर। तो इस तरह सभी जो जंतु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगला टॉपिक है मानव शरीर एवं इसकी गतिविधियाँ। तो मानव शरीर जो है उसकी, मानव शरीर और जो उसकी गतिविधियाँ है, तो गतिविधियाँ के बारे में देखते हैं। तो मानव शरीर और उसकी गतिविधियाँ, जो उसकी एक्टिविटी होती है, ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन की जो बॉडी है और जो उसकी एक्टिविटी है तो वो कैसी है। तो ह्यूमन बॉडी और उसकी एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है पीठ के बल लेट जाइए। तो पीठ के बल क्या करना है आपको, जो पीठ है उसके बल आपको लेट जाना है। तो सीधे क्या आपको लेट जाना है, तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। जो आपका पैर है उसे क्या करना है आपको, कूल्हे के, जो कूल्हा है उसके चारों ओर आपको घुमाना है। दूसरा पॉइंट है अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। तो जो आपकी भुजा है उसको कोहनी से ऊपर नीचे क्या करना है, आपको घुमाना है। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़े। जो आपके घुटने होते हैं तो आपके पैर को घुटने के से मोड़ना है। तो जहाँ आपके घुटने वहाँ से आपके जो पैर है उनको आपको मोड़ना है। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानने। जो आपके हाथ है उनको अपने पीछे से आपको क्या करना है, सीधा तानना है, सीधे आपको हाथ करने हैं। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुइए। फिर आपको जो भुजा है उसको मोड़ते हुए, भुजा यानी जो शोल्डर है, तो उसको मोड़ते हुए क्या करना है, जो उंगली है उसको कंधे से आपको छूना होगा, शोल्डर से छूना होगा, कंधे से छूना है। फिर हाथों को सीधा तानकर, जो हाथ है उसको आपको सीधा तानकर नीचे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। तो झुकने का क्या करना है, आपको प्रयास करना है। जो हाथ है पहले आपको उन्हें फिर क्या करना है, सीधा तानना है और उसके बाद आपको नीचे झुकने का प्रयास करना है। अगला टॉपिक है अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। आपका जो बॉडी है उसके जो विभिन्न पार्ट है उससे आपको चलने का प्रयास करना, यानी गति करना, यानी चलने का आपको प्रयास करना होगा। आगे है, चलिए अब हमारे जो शरीर का भाग है, जो हमारी बॉडी है उसके जो पार्ट है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे शरीर के भाग के बारे में इसमें देखते हैं। तो पहला आता है इसमें शरीर का भाग। इसमें गति में क्या क्या है, पूर्णतः घूमता है, अंशतः घूमता है, झुकता है, उठता है, गति बिल्कुल नहीं करता। तो सबसे पहले जो हमारी गर्दन है, जो नेक हमारी होती है, नेक क्या है, नेक जो है वो पूर्णतः घूमती है, गलत। नेक जो गर्दन हमारी होती है वो अंशतः घूमती या मुड़ती है। तो अंशतः आपकी घूमती है, पूरी तरह जो गर्दन है वो आपकी नहीं घूम सकती। तो अंशतः आपकी घूमती और मुड़ती है, थोड़ी थोड़ी जो है आपकी जो गर्दन है वो मुड़ती है और घूमती है।
दूसरा है कलाई, जो आपकी कलाई होती है तो ये क्या है, कलाई जो होती है वो पूर्णतः आपकी घूमती है। कलाई कैसी, जो पूर्णतः ये आपकी घूम जाती है, पूर्णतः यानी पूरी तरह से घूमती है। अंगुली, जो आपकी फिंगर्स होती है, जो अंगुली होती है वो भी अंशतः घूमती है। अंगुली भी क्या होती है, अंशतः आपकी घूमती है। अंगुली जो होगी वो अंशतः घूमती है, पूरी तरह आपकी नहीं घूमती। घुटने जो है, घुटने भी आपकी अंशतः घूमते हैं, थोड़े से आपके जो घुटने हैं वो घूमते हैं, पूरी तरह नहीं घूमते। और जो एड़ी है वो गति बिल्कुल नहीं करती, तो एड़ी जो होती है वो बिल्कुल भी गति नहीं करती। इसी तरह आपका जो एग्जाम्पल एड़ी से आगे ले लो पादुंगली, तो पादुंगली जो है वो पूरी तरह आपकी जो अंशतः घूमती है, ये भी आपकी अंशतः घूमती है। जो पीठ आपकी होगी, जो कमर होती है, जो पीठ होती है, ये आपकी पीठ क्या होती है, ये बिल्कुल भी आपकी झुकता है, तो झुकता पीठ जो है वो झुकती भी है, उठती भी है। इसी तरह सिर जो है, सिर जो होगा वो गति बिल्कुल नहीं करता, सिर आपका गति नहीं करता। कोहनी जो है वो अंशतः घूमती है। भुजा जो है वो पूरी तरह आपकी घूम जाती है, भुजा जो होगी वो पूरी तरह से घूमती है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा संधि। तो संधि क्या होती है, संधि की बात करते हैं। तो संधि, संधि है क्या, संधि किसको बोला जाता है, जो टॉपिक है हमारा संधि, तो संधि किसे बोलते हैं। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं। जो हमारा बॉडी है, तो बॉडी के जो विभिन्न पार्ट होते हैं तो उन्हें हम उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी जहाँ पर जो हिस्सा होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है। उदाहरण यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, कोहनी आपकी होगी तो कोहनी जुड़ी हुई होती है, कंधा आपका हो गया, गर्दन आपकी होती है, तो इन स्थानों को बोला जाता है संधि। तो इसी तरह जो स्थान है इनको क्या बोला जाता है, संधि आपके बोला जाता है। इसी तरह आपके घुटने हो गए, तो जहाँ पर दो, तो संधि वो है, संधि उसको बोला जाता है जो शरीर के जो विभिन्न भाग हैं उनको एक, यानी जो दो एक दूसरे, यानी दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हीं को संधि बोला जाता है, उसी को संधि बोला जाता है। आगे है नेक्स्ट, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, आगे है हमारा अस्थिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अस्थिया। तो अस्थिया किसको बोला जाता है, अस्थिया जो है वो होती क्या है, तो अस्थिया जो है इसमें आती है फिर अस्थिया। अस्थिया यानी आपकी उंगली किसी कठोर जो वस्तु है उसको दबा रही है, यानी जो उंगली आपकी है आपको कैसा अनुभव, यानी उंगली से आपको किसी कठोर वस्तु को दबाना है। उंगली से क्या करना है, आपको जो कठोर वस्तु है उसको दबाना है। ये कठोर संरचना ही क्या होती है, अस्थिया होते हैं। तो आपकी उंगली जो होती है किसी कठोर वस्तु को दबा रही है, ये कठोर संरचनाएं किसकी क्या बोली जाती है, अस्थिया, ये आपकी अस्थिया बोली जाती है। तो कठोर जो संरचनाएं होती है उन्हीं को अस्थिया बोला जाता है। ये अब तीसरा पॉइंट, अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं। तो इसे जो है आपकी जो बॉडी है उस बॉडी से आप जो है अपने जो भाग है उनको इस प्रक्रिया जो प्रोसेस आपने जाना इसे आप रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को मोड़ लेते हैं। अगर अस्थियां जो होती है उन्हें नहीं मोड़ सकते तब हम अपनी कोहनी को मोड़ लेते हैं। जो अस्थियां होती है बहुत सारी उसे हम मोड़ नहीं सकते, तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारी कोहनी होती है हम उसी को मोड़ लेते हैं, कोहनी को मोड़ लेते हैं। फिर आपका हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। तो हाथ का जो ऊपरी हिस्से से लेकर जो यानी शोल्डर से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थियां नहीं होती, तो एक ही इसमें लंबी अस्थि नहीं होती, बहुत सारी अस्थियां इसमें जुड़ी हुई होती है। तो हाथ यानी शोल्डर से लेकर अगर हम कलाई तक देखें तो अस्थियां का जो होता है गुच्छा आपका रहता है, यानी एक अस्थि इसमें नहीं होती, बहुत सारी अस्थियां इसमें जुड़ी हुई होती है। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती है। वास्तव यानी रियलिटी क्या है, जो अस्थियां यानी कोहनी तक जो अस्थियां होती है वो बहुत सारी अस्थियां इससे जुड़ी हुई रहती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में क्या होते हैं, अनेक अस्थियां। तो इसी तरह क्या है, जो हमारा शरीर है, हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें जो हिस्सा है यानी हर हिस्से में अनेक यानी बहुत सारी जो अस्थियां है वो जुड़ी हुई होती है। हम अपने शरीर को कैसे उस स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। तो हमारा जो शरीर है वो उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकता जिस स्थान पर जो ये अस्थियां एक दूसरे से जुड़ती है यानी मिलती है, उस स्थान को हम हिला या झुका नहीं सकते हैं, झुका या नहीं सकते।
चलिए, इन जो गतिविधियाँ और जो विभिन्न प्रकार की आपने गति देखी, ये जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती है, ये क्या होती है, संधियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा कंदुक खल्लिका संधि। कौन सी, जो कंदुक खल्लिका संधि होती है। तो कंदुक खल्लिका संधि में क्या है, इसका एग्जाम्पल के तौर पर इसे कंदुक खल्लिका संधि समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कागज की एक पट्टी को एक बेलन यानी सिलेंडर के रूप में आपको मोड़ना है। जैसे सिलेंडर आपका होता है, बेलन होता है, सिलेंडर के रूप में उसको आपको मोड़ के रखना है। फिर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके, जो रबड़ की या प्लास्टिक की जो पुरानी यानी पुरानी सी जो गेंद होती है जिससे आप खेलते हो, उसमें एक छेद आपको करना है। फिर क्या करना है, किसी के निरीक्षण में यानी किसी दूसरे की निगरानी में उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालना है। जो कागज का बेलन है उसको, यानी मोड़े हुआ जो कागज का बेलन आपने बनाया था उसको डालिए। कागज का बेलन आपका हाथ है, कागज का जो बेलन है वो क्या है, आपका हाथ है, तथा गेंद इसका एक सिरा है। तो गेंद क्या है, इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है। जो कटोरी है वो जो शोल्डर आपका था, तो शोल्डर के समान आपने मान ली, जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है, जिससे जो आपका हाथ है वो जुड़ा हुआ है, शोल्डर से ही आपका हाथ जुड़ा हुआ है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। तो क्या हुआ है, धंसा हुआ है। इसी प्रकार की संधि सभी दिशाओं में क्या करते हैं, गति प्रदान करती है। तो इस तरह की क्या करते हैं, गति इसमें प्रदान करती है। तो चलिए अब इसका जो है एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंदुक खल्लिका संधि किसको बोला जाता है, यानी जो कागज के बारे में इसमें बोला गया है, किस तरह आपको लेना है। चलिए इसका जो फिगर देख लेते हैं, फिगर के जल्दी आपको समझ में आ जाएगी फिगर देख के। चलिए ये है आपकी कंदुक खल्लिका संधि बनाना। तो इसमें क्या, ये जो आपका ये आपको टिप दिख रहा है, ये क्या हो जाएगी, ये जो है ये हो जाएगा आपका कागज का बेलन। ये कैसा, यानी जो आपने कागज से बेलन या सिलेंडर आपने बनाया था, तो ये क्या है, कागज का बेलन हो गया या सिलेंडर आप बोल लीजिए, कागज का बेलन हो गया। और जो ये ऊपरी हिस्सा ये क्या है, एक कटोरी है, ये एक आपकी कटोरी जिसे शोल्डर का यानी कंधे को बोला गया था, ये हो जाएगी। इसके बाद ये जो बीच में जो आपने देखा ये क्या है, गेंद आपकी है, जो आपने पुरानी सी गेंद ली थी जिसमें आपने छेद किया था। तो ये क्या है, कंदुक खल्लिका संधि बनाना है। तो इसी तरह आपकी कंदुक खल्लिका संधि बनाई जाती है। जो कागज का बेलन आपने लिया, ये आपकी एक गेंद हो गई, और ये क्या थी, कटोरी आपकी हो गई। चलिए इसी तरह जो दूसरा आपका है, एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, कंदुक खल्लिका संधि। तो ये आपकी हड्डी, तो इसमें ये आपका है, ये फिगर है। तो इसमें जो ये आपको दिख रही है क्या है, श्रोणि अस्थि है। ये कैसी अस्थि है, श्रोणि अस्थि आपकी होगी, श्रोणि अस्थि है, श्रोणि अस्थि हो गई, ये श्रोणि अस्थि हो गई। जो बीच में आप देख रहे हो ये क्या है, कंदुक खल्लिका संधि से बोलते हैं, कंदुक खल्लिका संधि। ये हो जाएगी कंदुक खल्लिका संधि, कंदुक खल्लिका संधि। और ये जो है ये है जांग का अस्थि। ये किसकी अस्थि है, जो जांग है उसकी अस्थि है, तो जांग की अस्थि है। तो ये दोनों फिगर आपकी थी कंदुक खल्लिका संधि से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है इसमें आता है धुराग्र संधि। तो धुराग्र संधि होती क्या है, इस धुराग्र संधि, तो धुराग्र संधि क्या है, पहला पॉइंट है धुराग्र संधि का, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली, जो गर्दन और जो हमारा सिर है उसको जो जोड़ती है वो संधि ही धुराग्र संधि बोलते हैं। यानी जो आपको गर्दन और जो सिर को जोड़े रखती है उसे ही धुराग्र संधि बोला जाता है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। तो जो धुराग्र संधि होती है, धुराग्र संधि के द्वारा ही जो है हमारा जो सर होता है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं घुमा सकते हैं। अगला पॉइंट है, इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। जो ये गति है इन गतियों को आपको करने का प्रयास करना। कैसे, यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है, डिफरेंट है, जिसमें कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमते हैं। तो धुराग्र जो संधि है इसमें जो बेलनाकार अस्थि होते हैं वो कैसे घूमते हैं, एक छल्ले के रूप में घूमती है, एक जो छल्ला है उसमें घूमती है। चलिए अब इसका एक फिगर देख लेते हैं। धुराग्र संधि का जो फिगर होता है वो कैसा
होता है। चलिए, दुराग्र संधि के बाद आता है अब आपका हिंज संधि। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिंज संधि। कौन सी संधि? जो हिंज संधि है। तो हिंज संधि होती क्या है? हिंज संधि है घर के, पहला जो टॉपिक है इसका हिंज संधि का, यानी दुराग्र संधि के बाद आता है हिंज संधि। हिंज संधि का पहला पॉइंट बोलता है घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। जो घर है आपका, यानी कोई भी है, जो आपका कमरा है, घर है, तो उसको किसी भी दरवाजे को आप लीजिए, उसे बार बार आपको खोलना है और बंद करना है। इसके कब्जों को, जो इसके कब्जे होते हैं यानी गेट के जो कब्जे हैं, वो आपको ध्यान से देखना है। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। जो उसमें कब्जे लगे होते हैं, जो गेट है, गेट में जो कब्जे है वो उसे, जो गेट है उसे खोलने और बैठने में मदद करता है, यानी उसे आगे पीछे को खोलने देता है। इसी तरह जो है आपका जो चौथा पॉइंट है, कोहनी में हिंज कब्जा संधि है। तो जो कोहनी है, कोहनी में भी जो हिंज है वो कब्जा संधि है, कब्जा की तरह ही है, यानी उसे आगे पीछे होने देता है, तो जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। तो ये कौन करता है? हिंज संधि करते हैं। तो हिंज संधि को जो माना गया है वो जो गेट है, गेट के कब्जे की तरह ही माना गया है। जैसे कब्जा गेट को आगे पीछे होने देता है, उसी तरह जो हिंज संधि है वो भी जो हाथ है, यानी जो हाथ होता है हमारा, जो कोहनी है, उसमें कब्जे की तरह होता है, जिसे वो आगे पीछे या गति करने देता है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला, तो इसमें जो घुटने की, चलिए इसमें हिंज संधि देख लेते हैं। तो हिंज जैसी जो संधि होती है उसके द्वारा जो गति होती है वो देखते हैं। तो घुटने की हिंज संधि देखते हैं। इसमें घुटने की हिंज संधि। नेक्स्ट अब आपका इस हिंज संधि हो गई आपकी। इसी तरह हम लेते हैं एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल यानी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसमें देखते हैं। तो कब्जे की गति के प्रकार को देखें। कब्जे की जो गति है उसका जो टाइप है उसको आपको देखना है। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए। सिलेंडर आपको बनाना है। जैसे कि गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी सी पेंसिल आपको लगानी है। छोटी सी जो पेंसिल होती है वो लगानी है। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए। जो गत्ता है उसका एक और टुकड़ा लेना है और उसको इस प्रकार आपको मोड़ना है कि यह आधा बेलन बन जाए। कि ये कैसा, यानी जो आधा बेलन है वो बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। कैसे? सरलता से इसे घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। तो आधे बेलन पर जो रखा पूर्ण जो बेलन है वो कैसा है? कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास, जो पेंसिल लगे जो बेलन है उसको चलाने का प्रयास कीजिए। लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक ही दिशा में गति होने देता है। तो हिंज जो है वो एक ही दिशा में क्या कराता है? गति कराता है। नेक्स्ट टॉपिक है अचल संधि। इसके हिंज संधि देख ली, दुराग्र संधि हमने देख ली। इसके बाद आता है अचल संधि। तो अचल जो संधि है वो कैसी संधि होती है? अचल संधि है हमारे सिर की अस्थियों के बीच, जो हमारा सिर है उसकी जो अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से क्या होते हैं? भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, जिनकी चर्चा हमने अब तक की ही नहीं। तो जिनकी चर्चा हमने अभी तक नहीं की। पहला है इसमें ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। जो ये अस्थियां होती है ये इन संधियों पर क्या नहीं कर सकती? मूवमेंट नहीं करती, हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को ही क्या बोला जाता है? अचल संधि, यानी अटल। अचल से आप तात्पर्य लगा सकते हो अटल, जो क्या है? स्थिर है, जो हिल डुल नहीं सकती, जो गति नहीं कर सकती। वे अस्थियां को बोला जाता है अचल संधि। जो हमारे सिर, यानी जो संधियां होती है, जो सिर की अस्थियों के बीच में कुछ संधियां होती है जो हिल डुल नहीं सकती, उन्हें ही अचल संधि या अटल संधि आप बोल सकते हो। कि अचल यानी अचल का जो तात्पर्य यानी अटल से, वे क्या है? अटल है, एक ही जगह पर स्थिर है, वह मूवमेंट नहीं करेगी। नेक्स्ट अगला है हमारा पॉइंट ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य क्या होते हैं? जो हमारा ऊपर का जो जबड़ा होता है और जो कपाल होता है उसके मध्य क्या होती है? हमारे जो उसके बीच में होती है वो अचल संधि होती है। वो कैसी संधि होती है? अचल संधि होती है। कंकाल, अब हमारा यानी कंकाल जो आपने देखा होगा, तो कंकाल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कंकाल के देखते हैं। तो कंकाल क्या है? तो कंकाल जो होता है, जो मानव कंकाल आप लेते हैं, चलिए मानव कंकाल। तो मानव कंकाल में क्या होता है? पहला पॉइंट है इसमें सभ्यता, यानी जनरली क्या होता है? इसमें गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। तो जो गुड़िया होती है, जो गुड़िया आपने ली, जो डॉल ली, उसको एक आकृति देने के लिए आप उसका एक ढांचा तैयार करोगे।
दूसरा, हमारे शरीर की सभी अस्थियां, हमारा जो बॉडी है, हमारे शरीर की जो अस्थियां होती है, ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। तो शरीर की जो अस्थियां होती है यानी शरीर को सुंदर आकृति देने के लिए हमारा जो कंकाल यानी जो ढांचा का निर्माण होता है, इसे ढांचे को ही क्या बोलते हैं, कंकाल बोला जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, यानी जो कंकाल होता है, कंकाल जब आपका कंकाल आपको दिखाया जाता है, यानी आगे आगे जो आपकी क्लास है, जैसे जैसे आप नेक्स्ट जो आप बड़े लेवल पर आ जाओगे जब आप, तो उसमें आपको कंकाल भी दिखाया जाएगा। यानी बीएससी में जो था आपका कंकाल जो है वो बीएससी अगर आपने बायो से की तब आपको एक कंकाल जो है वो दिखाया जाएगा। तो मानव कंकाल, तो मानव जो कंकाल होता है वो कैसा होता है उसे देखते हैं। पहले कंकाल हम देख लेते हैं मानव का। चलिए, जो मानव कंकाल होता है इसमें देखिए ये क्या है, ये मानव का कंकाल है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये है आपका कंकाल। तो ऐसा आपका कंकाल दिखता है। तो इसे यानी सुंदर दिखाने के लिए एक ढांचे का जो निर्माण है उसी को क्या बोला जाता है, कंकाल आपका बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, कंकाल से आगे आते हैं अब हमारा एक्सरे चित्र। कैसा, यानी एक्सरे, जब एक्सरे आपने देखा होगा, यानी जब एक्सीडेंट हो यानी कुछ आपकी जो हड्डी वगैरह टूट जाती है उसके लिए क्या किया जाता है, एक्सरे आपका किया जाता है। तो एक्सरे का जो चित्र है उसके बारे में देखते हैं। चलिए, उसके पहला टॉपिक है हमारा, पहला जो पॉइंट है एक्सरे चित्र का। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। तो एक्सरे का जब आपका एक्सरे होता है तो एक्सरे में क्या आता है, जो आपके शरीर की जितनी भी कठोर अस्थियां होती है उनकी जो आकृतियां, उनकी जो शेप है उसका पता चलता है। दूसरा पॉइंट है, कई बार चोट लगने पर जो चिकित्सक यानी जो चिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं, जिनसे उन्हें अस्थियों को ही संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो अस्थियां है, आपकी जो हड्डी है, उसे आपकी क्षति या हानिकारक आपके लिए नहीं है। कुछ आपकी जो हड्डी है वो टूट तो नहीं गई, इसलिए क्या कराते हैं, एक्सरे आपका कराया जाता है। तीसरा पॉइंट है, एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। तो एक्सरे जब हम देखते हैं उसी से हमें क्या पता चलता है, जो हमारी अस्थि है उसकी जो शेप है उसके बारे में पता चलता है। चौथा पॉइंट है, हमने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तक पैर के निचले एवं ऊपरी भाग के अस्थियों का अनुभव अब तक कर लिया। यानी अभी तक हमने क्या देखा, जो आपके हाथ का देखा और जो ऊपरी भाग आपका था और पैर के जो निचले और जो ऊपरी भाग की जो अस्थि थी उसका अनुभव हमने कर लिया है। आगे है, अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, अनुभव करना है। कैसे, यानी अपने जो घुटना है आपके और जो कोहनी है उनकी जो अस्थियां है उसको ठीक इसी प्रकार आपको अनुभव करना, और एक्सरे चित्र से आपको तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की जो संख्या है वो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जाननी है। फिर इसके बाद आता है कार्पेल। इसके बाद क्या आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कार्पेल। तो कार्पेल क्या होता है, कार्पेल जो है अपनी उंगलियों को आपको मोड़ना है। कार्पेल यानी पहले आपको जो आपकी उंगली है, फिंगर जो है उसको आपको मोड़ना है, अपनी अंगुलियों को मोड़िए, अंगुली मोड़ ली। उसके बाद जो अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। तो जैसे आपने अंगुली को मोड़ लिया तो आपके हथेली के जो पिछले भाग है यानी जो आपका पिछला भाग है उसको आपको स्पर्श करना है, टच करके आपको उसे फील करना है। आपकी कलाई क्या है, लचीली। आपकी जो कलाई है वो कैसी है, लचीली कलाई आपकी है, लचीली कलाई है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। तो जो कलाई आपकी लचीली है, कलाई जो लचीली है वो किस कारण है कि जो आपकी कलाई बनी हुई है वो छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। छोटी छोटी जो अस्थियां हैं उससे ये मिलकर बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कार्पेल बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पसली पिंजर। तो पसली पिंजर होता क्या है, पसली का यानी पसली पिंजर देखते हैं। पहला तो पसली पिंजर किसको बोला जाता है, जो पसलियाँ आपके होते हैं वो विशेष रूप से क्या होते हैं, मुड़ी हुई होती है, पसली पिंजर। चलिए पसली पिंजर का पहले एक बार हमारी जो फिगर है ये क्या है, पसली पिंजर। तो इस तरह क्या है, ये आपकी पसली पिंजर आपकी है। तो पसली पिंजर की जो फिगर है, चलिए अब इसमें देखते हैं। तो चलिए अब अपने पॉइंट देखते हैं इसके पसली पिंजर। चलिए पहला जो पॉइंट है पसली पिंजर के लिए, पसलियाँ विशेष रूप से क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। तो मुड़ी हुई आपने देख ली। इसके बाद वे वृक्ष की अस्थियां व मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करते हैं। वे वृक्ष की अस्थि और जो मेरुदंड है उससे जुड़कर जो उसका बक्सा है उसकी क्या करते हैं, रचना करती है। इसे शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर, जो आपने अभी बॉक्स देखा, इसे बक्से को ही क्या बोला जाता है, पक्षी पिंजर आपका कहते हैं, बोला जाता है।
वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होते हैं। तो कितनी पसलियाँ होते हैं? 12 पसलियाँ होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग जो होते हैं इसमें सुरक्षित रहते हैं। तो हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसके महत्वपूर्ण जो ऑर्गन होते हैं वो इसी में क्या होते हैं? सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कशेरुका। कशेरुका किसे बोला जाता है? तो कशेरुका होता क्या है? कशेरुका किसे बोला जाता है? तो कशेरुका है गर्दन से प्रारंभ करके पीठ पर नीचे की ओर लाइए। जो गर्दन से आपको स्टार्ट करनी है और नीचे यानी पीठ के पर नीचे की ओर आपको लाना है। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना क्या है? मेरुदंड आपकी है, मेरुदंड है। तो यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? कशेरुका कहा जाता है। मेरुदंड 33 है, कशेरुका का बना होता है। जो मेरुदंड आपका होता है, पसलियाँ 12 दोनों तरफ पसलियों वो आपकी 12 होती है। इसी तरह जो मेरुदंड है वो 33 कशेरुकाओं का बना हुआ होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। तो जो पसली पिंजर है वो भी वक्ष की इन क्षेत्र है इन अस्थियों से आपका जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट अब आपका है आगे कंधे की अस्थियां। तो कंधे की जो अस्थियां है, कंधे की जो हड्डी होती है, तो कंधे की यानी शोल्डर की इसमें बात की गई है। पहला पॉइंट है अपने मित्र, जो आपका मित्र है, जो फ्रेंड आपका है, उसको आपको खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को क्या करना है? धक्का लगाने के लिए आपको कहना है, जिससे दीवार जो है वॉल है उस पर आपको धक्का लगाना है। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। धक्का लगाने का उसे प्रयास करना है आगे को, यानी प्रयास आपको करना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देते हैं, इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। तो जब वो धक्का लगाएगा, जैसे ही वो धक्का लगाएगा तो उसके कंधे के समीप आपको जो 2 उभरी हुई जो अस्थियां दिखाई देती है, इन्हें ही कंधे की अस्थियां बोला जाता है। यह संरचना श्रेणी अस्थियां है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करते हैं। यह कूले वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। तो ये कौन सा हिस्सा है? वो हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठ पाते हैं। अगला है खोपड़ी। नेक्स्ट पॉइंट आता है खोपड़ी। तो जो खोपड़ी है, खोपड़ी देखते हैं। चले मानव की जो खोपड़ी, जो आपकी खोपड़ी होती है, तो आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों से एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। तो जो खोपड़ी है वो एक दूसरी अस्थि जुड़ने से ही आपकी जो खोपड़ी है वो बनी हुई है, उसका निर्माण हुआ है अस्थियों के जुड़ने से। दूसरा पॉइंट है, यह है हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करते हैं। तो हमारे शरीर, जो हमारी बॉडी है, उसके जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है, माइंड है, मस्तिष्क है, उसको परिबद्ध करके उसकी जो सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। तो कंकाल में हमने देखा कि जो कंकाल की जो बहुत सी अस्थियां और जो संधि, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, चर्चा हमने इसमें की है। नेक्स्ट आगे है अब आपका उपास्थि। अगला पॉइंट क्या है? उपास्थि है। तो उपास्थि किसे बोला जाता है? उपास्थि होता क्या है? चलिए अब उपास्थि देखते हैं। उपास्थि किसको बोला जाता है? कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है। जो कंकाल हमने देखा, तो कंकाल के कुछ जो अतिरिक्त अंग होते हैं, जो हड्डी हो, जितने कठोर नहीं होते, तो वह कैसे, यानी जैसे हड्डियां कठोर होती है उसी तरह वो कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, जिन्हें हम इजीली मोड़ लेते हैं, उन्हें उपास्थि कहते हैं। यानी जो हड्डियों की तरह कठोर नहीं होते, उन्हें, जिन्हें हम इजीली मोड़ पाते हैं, उन्हें ही उपास्थि बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? उपास्थि बोला जाता है। जैसे आपका कान है, तो कान का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी जो आपके कान का जो ऊपर का भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही जो है आपके उपास्थि, यानी कान के ऊपरी भाग में भी क्या होती है? उपस्थि होती है। यानी उपास्थि जो है वो कान का ऊपर का हिस्सा है, वहां पर भी होती है। अपने कान को क्या करना है? आपको स्पर्श करना है, अपना कान आपको टच करना है। तो आपको अपना कान, जैसे ही आपने अपना कान जो है टच किया, स्पर्श किया, तो आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं। तो आपको क्या लगता है? जो कान को आप टच करोगे तो उसकी जो कठोर अस्थि है उसका आपको अनुभव होगा, अनुभव आप करोगे, फील उसे करोगे, जिसे मोड़ा जा सके, जिसे आप मोड़ सकते हैं। तो कान के जो ऊपर का हिस्सा होता है, इसे आप मोड़ लेते हो। क्या ये आपका मोड़ा जा सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। तो इसे कैसे लगता है कि हमारा जो शरीर, हमारा जो कान है, कान का, तो इसे मोड़ा जा सकता है। इसमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी अस्थि मौजूद नहीं है।
अगला पॉइंट है, आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ होगा। तो आपको जब उंगलियों के बीच आपने जो कर्णपाली, जहाँ पर जो कान है आपका, कान में जो छिद्र होता है, जैसे लेडीज जो होती है कान में क्या पहनती है, अपने टोपीस वगैरह जो कुंडल वगैरह पहनती है तो टोपीस पहनती है, तो उसी तरह जो कहाँ पर यानी कर्णपाली में छेद, तो उस कर्णपाली जो है उसको आपको टच करना है दोनों फिंगर से, यानी दोनों फिंगर के बीच में उसे दबाना है। और जो ऊपर का हिस्सा आपने देखा, यानी ऊपर का जो हिस्सा था कान का, उसे आपने टच किया, उसे दबाया, तो दोनों में आपको डिफरेंस मिला होगा, दोनों में आपको अंतर जरूर इसमें फील आपका हुआ होगा, अंतर आपको महसूस हुआ है। आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली। तो जो कर्णपाली जहाँ पर आपको जो अपना जो कान है जो छिदवाते हैं, तो उसमें और दोनों में आपको डिफरेंस दिखा होगा कि जो कर्णपाली है वो आपकी लचीली नहीं, कर्णपाली जो है वो लचीला है, लेकिन कान का ऊपरी भाग इतना लचीला नहीं है जितना कि कर्णपाली है। अगला पॉइंट है, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं, परंतु ये जो जैसे अस्थि होती है, हड्डी होती है, इतना कठोर भी आपका नहीं है। तो ये क्या है, आपकी उपास्थि है जिसे हम इजीली मोड़ लेते हैं। शरीर की संधियों में भी क्या होती है, जो शरीर की जो संधियाँ है, बॉडी की जो संधियाँ, उसमें भी उपास्थि आपको मौजूद होती है। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना है। जो हमारा इस मानव का जो कंकाल है वो अस्थियों से, संधियों से और उपास्थियों से मिलकर ही बना हुआ है। उनमें से बहुत को देख सकते हैं, उनमें से बहुत को हम देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अगला है अब हमारा टॉपिक पेशी। तो पेशी क्या होती है, पहला पॉइंट है पेशी का। चलिए, पेशी का जो पहला पॉइंट है ये है, अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाई। आपको क्या करना है, अपने हाथ की मुट्ठी आपको बनाना है, मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का आपको प्रयास करना है। फिर जैसे ये आपका एक्सरसाइज जब आप स्कूल में हो, जब स्कूल टाइम में, तो इस तरह की जो एक्सरसाइज भी आपको कराई जाते हैं, यानी हाथ की जो मुट्ठी बनानी है, फिर उसको आपको बाजू जो शोल्डर है उससे कंधे को आपको छूने का प्रयास करना है। आप अपने ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन यानी कुछ चेंज आप देखोगे, दूसरे हाथ से इसे छू कर देखें, दूसरे हाथ से आपको इसे छू कर देखना है। आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, इसे क्या बोलते हैं, जो उभरा हुआ जो भाग है उसी को क्या बोला जाता है, पेशी आपका बोला जाता है, पेशी बोला जाता है। जिसे क्या यानी पेश, इसे जो आप मेंढक आप बोलते हो, यानी जो आपके हाथ में यहाँ पर आपका जो मेंढक आधे जो लोकल में इसे क्या बोलते हैं, मेंढक, यानी मेंढक भी इसको बोला जाता है। तो वो मेंढक से जो उठता है उसी को क्या बोला जाता है, पेशी आपका बोला जाता है। वो क्या होती है, आपकी पेशी होती है। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियाँ जो होती है वो उभर जाते हैं। जब आपकी जो लंबाई है, हाथ की लंबाई कम हो जाती है, जब उसे आप मोड़ लोगे तो जो वो पेशियाँ होती है वो ऊपर की तरफ हो जाती है, जो उभर जाते हैं, यानी थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो जाती है, उठी हुई सी आपको नजर आएगी। नेक्स्ट आगे है पॉइंट, अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। संकुचन, तो संकुचन किसे बोला जाता है, संकुचन क्या होता है, संकुचन जो होता है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। संकुचन की अवस्था में जो आपकी पेशी होते हैं वो छोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है और मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है, यह क्या है, जो अस्थि आपके होते हैं उसको खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो गति प्रदान करने के लिए जो दो पेशी होते हैं उसको संयुक्त रूप से वर्क यानी जो कार्य है वो करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींची जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है या शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में नो गति करने के लिए दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचते हैं, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। पेशी केवल खींच सकते हैं, पेशी क्या है, केवल और केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दोनों पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो संयुक्त रूप से क्या कार्य करना होता है। चलिए अब है आगे कैचुआ। तो इसमें जंतुओं की चाल में देखते हैं, पहला आपका आता है कैचुआ। तो जंतुओं की जो चाल है उसमें पहले नंबर पर आपका आता है कैचुआ। पहले नंबर पर क्या है, तो कैचुआ देखते हैं। तो कैचुआ की गति के बारे में देखते हैं। कैचुआ जो होता है
चलिए केचुआ जो है, पहला पॉइंट है इसका केचुए का जो शरीर होता है, केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। तो जो हमारा जो केचुआ कैसे दिखता है, यानी उसका जो एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखा गया, यानी अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है कि इसमें कई छल्ले यूज किए गए हैं। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, तो केचुए के शरीर में अस्थियां आपको नहीं मिलेगी, परंतु इसमें पेशियां होती है। इसमें जो पेशियां होती है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करते हैं। जो पेशी होती है उसके जो केचुआ उसकी बॉडी को घटाने और बढ़ाने में कार्य करती है, सहायता प्राप्त करती देती है, हेल्प देती है। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। तो जो केचुआ होता है वो जब चलता है तो चलने के दौरान वो क्या करता है, अपने उसका जो बॉडी है उसका जो पिछला भाग है, यानी पश्च भाग जो पिछला भाग होता है वो भूमि में जकड़ा रहता है, भूमि में चिपका हुआ रहता है, जकड़ा हुआ रहता है, और अगला भाग को वो अपने फैलाता रहता है केचुआ। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है। इसके बाद वो जो उसका अगला भाग होता है उसी से वो जो भूमि है उसको पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। पिछले भाग को क्या कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात वो क्या करता है, इसके पश्चात जो केचुआ है वो शरीर को संकुचित करता तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। तो इसके पश्चात यानी बाद में वह शरीर को संकुचित करता है तथा पिछले भाग को आगे की ओर वो खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। तो इसी प्रोसेस से वो अपनी जो डिस्टेंस है वो कवर करता है, आगे और बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रोसेस को बार बार दोहराता है और मिट्टी पर क्या करता है, आगे बढ़ता है। रेनी सीजन में आपने देखा होगा जब बारिश आती है उसमें क्या आपको केचुए देखने को मिलते हैं। तो उन्हें जो केचुए होते हैं उसके आप ये देख सकते हैं कि कैसे वो गति करता है, कैसे वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ता है। इस अगला पॉइंट है, अगला इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। तो केचुए में चिकने पदार्थ आपको मिलते हैं जो इसे चलने में हेल्प करते हैं। इसके शरीर छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसे आकृति होती है। ये सूख पेशियों से जुड़े हुए थे। कैसे, यह जो है सूख जो पेशियां उसी से जुड़े हुए होते हैं। अगला पॉइंट है, ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। ये जो सूख होते हैं ये मिट्टी में जो उसकी जकड़ है उसको मजबूत बनाते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। जो केचुआ होता है जो उसके रास्ते में जो मिट्टी आती है उसी को वो खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। जो उसका शरीर है जिसे वो पचा नहीं सकता तो उस पदार्थ को वो बाहर निकाल देता है, वेस्टेज में निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधों को फायदा होता है। तो केचुए के द्वारा जो ये कार्य होता है वो मिट्टी होते हैं, जो सोइल होते हैं उसे क्या बना देता है, उपजाऊ बना देता है, जिससे जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, उनको फायदा मिलता है। जैसे बोला भी जाता है जो केचुआ होता है, केचुआ क्या है, जो किसान है, किसान, तो केचुआ किसान के लिए भी क्या है, फायदेमंद होता है। नेक्स्ट आगे है घोंगा। घोंगा क्या होता है, जो घोंगा है, चलिए घोंगा किसे बोलते हैं। घोंगा जो है बगीचे में, पहला पॉइंट है बगीचे में घोंगे का आपको अवलोकन करना है। आपने इसके पीठ पर गोल संरचना देखी है, तो घोंगे की जो पीठ है उस पर आपको गोल संरचना दिखाई देगी। इसे कवच कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, कवच बोला जाता है। और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है। ये जो घोंगा है उसका बाहर का जो कंकाल होता है वो है, यह अस्थियों का बना नहीं होता। ये जो कंकाल है, ये बाह्य जो कंकाल होता है ये अस्थियों का नहीं बना होता। यह कवच एकल एकक होता है। जो कवच होता है ये एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। तो यह घोंगा है उसे चलने में कोई भी सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खिंचता जाता है। ये जो घोंगा है उसके साथ क्या करता है, खिंचता चला जाता है। आगे है घोंगे को, जो घोंगा है इसे कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। ये जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने का ढंग का आपको परीक्षण करना है। कवच का छेद खुलने पर उसे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा होगा।
मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद जो पैर है उसकी लहरदार गति जो है आपको दिखाई देगी। लहरदार जो गति होती है वो आपको दिखाई देगी। तो घोंगे का जो घोंगा है उसकी फिगर देख लेते हैं, घोंगा कैसा होता है। चलिए, जो ये हमारा देखिए कान है और ये कान का जो ऊपरी भाग है इसी में क्या होती है आपकी उपास्थि आपको मौजूद है, यानी ऊपरी भाग में उपास्थि मिलती है। और जो नीचे जहाँ पर कान आपका छिदवाते हो ये होती है कर्णपाली। कर्णपाली ये होती है कर्णपाली। इसी तरह कर्णपाली के बाद जो हमारा नेक्स्ट हमें देखना था अपना, चलिए कैचुआ। देखिए ये इस तरह का आपका, ये आपने रैनी सीजन में आपने जरूर देखा होगा कैचुए। तो ये कैचुआ आपका, ये क्या है, इसी को कैचुआ बोला जाता है। ये क्या है आपका कैचुआ। अब हम देखते हैं घोंगा। तो घोंगा इस तरह का, ये आपकी जो फिगर दिख रही है इसे क्या बोलते हैं, ये आपका घोंगा है। इसको बोला जाता है घोंगा। इसको क्या बोलते हैं, घोंगा बोला जाता है। तो घोंगे के बाद आपका आएगा घोंगा। घोंगा के बाद क्या देखते हैं, घोंगे के बाद आपका आना है तिलचिट्टा। तो घोंगे के बाद हमें ये घोंगा हो गया। तो ये आपका ऊपरी जो भाग है इसी को बोला गया, ये जो कवच आपका जो है। चलिए, घोंगे के बाद आता है तिलचिट्टा। तो तिलचिट्टा में देखते हैं, तिलचिट्टा जो है, तिलचिट्टे की जो फिगर है देखिए ये होता है तिलचिट्टा। इसे क्या बोलते हैं, तिलचिट्टा आपका बोला जाता है। ये है तिलचिट्टा, इसी को क्या बोलते हैं, इसे तिलचिट्टा आपका बोला जाता है। चलिए तिलचिट्टे के बारे में देखते हैं। चलिए अगला तिलचिट्टा के पॉइंट देखते हैं एक एक करके। इसमें आपके पॉइंट दिए गए। तो तिलचिट्टे का जो पहला पॉइंट है, तिलचिट्टा जमीन पर चलता है। तिलचिट्टा कहाँ पर चलता है, जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता है। तो तीनों जगह पर आपको तिलचिट्टा मिल जाएगा। ये जमीन पर भी चलता है, दीवार पर भी चढ़ता है और वायु में भी आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3 तरह के पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। इसका जो शरीर होता है वो बाहरी जो इसकी लेयर होते हैं बाह्य कंकाल से ढका हुआ मिलेगा। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। जिसके कारण जो गति होगी वो कैसे होते हैं, संभव आपको मिलेगी। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। वक्ष जो है उससे 2 जोड़े जो पंख है वो भी जुड़े हुए होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। जो अगले पैर इसके होते हैं वो संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचिट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करते हैं। वक्ष की पेशियां तिलचिट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों की जो पैर पर है उसको गति देते हैं, पैरों की गति देती है। अगला है नेक्स्ट, अब आता है पक्षी। तो जो पक्षी है, पक्षी क्या है, पक्षी में क्या होता है, पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। तो जो पक्षी होते हैं वो हवा में भी उड़ते हैं और भूमि पर भी चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जो होते हैं वो जल में तैरते हैं। सॉरी, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे बत्तख हो गए या हंस है। इस तरह के जो पक्षी होते हैं वो जल में भी क्या करते हैं, तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाता है क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। तो पक्षी इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वे उड़ सकते हैं, यानी उनका जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है वो उड़ने के लिए क्या है, अनुकूलित होती है। अगला पॉइंट है, उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पश्चापाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए क्या होती है, अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। इनकी वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। तो ये पक्षी का है। जिससे अगला है अब आपका मछली। नेक्स्ट पॉइंट आता है मछली। तो मछली तो सभी ने देखी भी होगी। तो मछली जो है, तो इसमें मछली में क्या है, आपका पहला पॉइंट है, कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखें कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। तो जब मछली के लिए आपको क्या करना, जैसे आप जो कागज, जब बारिश में क्या करते थे, कागज की नाव बनाकर उसे पानी में तैराते थे, तो उसी तरह आपको एक नाव जो है वो बनानी है और पानी पर रखनी है इस प्रकार की जो उसका नुकीला भाग होता है वो आगे की ओर रहे। तो नुकीला भाग को उसे आगे की ओर करना है। इसे धीरे से आपको क्या करना है, धक्का देना है, जिससे वो नाव जो है वो पानी में चलती रहे। तो नाव क्या करती, काफी सीमा तक मछली जैसी आपको लगने वाली है।
मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। तो मछली का जो सिर होता है वो उसकी पूंछ और उसके मध्य भाग जो है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा पतला दिखेगा और नुकीला आपको दिखाई देगा। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखिया कहलाती है। तो शरीर की जो ऐसी आकृति होती है उसे धारा रेखिया कहते हैं। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। जो मछली का जो कंकाल होगा वो जो दृढ़ पेशी है उससे कवर रहता है, ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। तो तैरने का जो प्रोसेस होता है इसमें जो शरीर का यानी बॉडी का जो अगला भाग होता है वो मुड़ जाता है और जो पूंछा यानी पूंछ होती है उसकी विपरीत दिशा में जाती है। मछली शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली आती है। तो इससे क्या एक झटका लगता है और इससे जो मछली होती है वो आगे की ओर बढ़ती है। तो इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। तो ये वो ताल है, इससे मछली आगे की ओर चलती रहती है, तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। जो पूंछ के जो पंख होते हैं वो इस कार्य में उसकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष आकृति यानी जो फ्लिपर होते हैं उन्हें पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। जैसे आपने गोताखोर देखे भी होंगे तो उनके पैरों में जो मछली है मछली के पंखों की तरह ही फ्लिपर लगे होते हैं, फ्लिपर वो पहनते हैं जिससे वे जल में क्या कर सके, तैर सकते हैं। अगला है अब आपका, चलिए आगे आता है अब आपका सर्प कैसे। इसके बाद आता है जो सर्प है यानी जो सांप है वो कैसे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है, तो सांप जो है वो कैसे चलता है। सांप यानी जो स्नेक होता है वो किस तरह चलते हैं। तो सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। सर्प की जो मेरुदंड होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है एक तो। दूसरा पॉइंट है शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। वे परस्पर क्या होते हैं, जुड़ी होते हैं एक दूसरे से, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो, चाहे फिर वे दूर ही हो, जब भी वे क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती है। पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं तंचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। तो सर्प का यानी जो सांप का शरीर होता है वो एक दूसरे यानी अलग वलय में भी मुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर क्या करता है, धकेलता है, यानी वो सांप जो है वो रेंग कर चलता है। इसी प्रकार सर्प का वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय जो है वो आगे की ओर उसे धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। आपने देखा होगा कि सांप क्या होता है, सीधा नहीं चलता। तो सांप क्या होता है आपका, बिल्कुल सीधा। आपका जो सांप है यानी जो सांप होता है, स्नेक होता है, वो सीधा नहीं चलता, वो जिगजैग मोशन में चलता है। कैसे मोशन में, जिगजैग में सांप की मूवमेंट होती है, जिगजैग मूवमेंट में सांप जो है वो चलता है। यही कारण है कि सांप जो है उसकी जो मूवमेंट होती है वो जिगजैग मूवमेंट होती है। चलिए ये लास्ट टॉपिक आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।